नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। जवानों की शहादत के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से आक्रोश था, गुस्सा है, सलामी दी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच 6 जवान बिहार के भी, और उनका शव पटना पहुंचा। जरा देख लीजिए। और दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी का घर बगल में है और मुझे सूचना मिली है कि वो किसी हॉल में गांधी पर फिल्म देख रहे हैं और उनको और उनके मंत्री को फुर्सत नहीं हुआ कि 6 जवान शहीद हो गया है, उसके प्रति कुछ भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। यह तस्वीर हमने इसलिए दिखाई क्योंकि पटना एयरपोर्ट पे जब 6 जवानों का शव पहुंचा तो कोई मंत्री वहां मौजूद नहीं था। लालू प्रसाद यादव भी नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, कोई मंत्री नहीं था। बीजेपी के चंद नेता जरूर थे, रामकृपाल यादव जरूर मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं था। इस बात का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शहादत और जवानों के नाम पर इस देश में चंद पलों में कैसे पल्ला झाड़ लिया जाता है, उसकी एक तस्वीर, एक वानगी थी ये। और इन स्थितियों के बीच आइए जरा परखने की आज कोशिश की जाए वो कौन से मुश्किल हालात हैं, वो कौन सी स्थितियां हैं जिसको लेकर जिक्र बार बार होता है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार नकेल कस क्यों नहीं पा रही है। शुरुआत सीआरपीएफ से। सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के शहीद हुए जवानों की यह तस्वीर किसी को भी अंदर से हिला देगी। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का भाई। जी, दर्द हर चेहरे पर नजर आया। एक बार फिर परिजनों के आंसू रोके नहीं रुक रहे और नक्सल संकट से जूझते जवानों के शव को आखिरी सलामी देने हर कोई पहुंचा भी। लेकिन यह सवाल हमेशा की तरह गौण रहा कि आखिर वो कौन से हालात हैं जिन वजहों से नक्सल प्रभावित इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बावजूद हालात पर नकेल कसे नहीं जा पाए हैं। अगर ग्राउंड जीरो में तैनात सीआरपीएफ जवानों के संकट को ही समझें तो 3 स्तर पर काम हुआ ही नहीं। पहला, जिला पुलिस और पैरामिलिट्री के बीच समन्वय की कमी रही। दूसरा, जमीनी स्तर पर खुफियागिरी की कमी रही। तीसरा, सीनियर अधिकारियों के स्तर पर निर्णय लेना और निचले स्तर पर लागू न करा पाना। इन दोनों स्थितियों के बीच हर स्थिति झूलती रही। यानी सवाल ये नहीं कि दिल्ली या रायपुर में तमाम बड़े अधिकारी नक्सल संकट से निपटने के लिए कौन से निर्णय लेते हैं, सवाल है कि क्या निचले स्तर पर वह लागू हो पाता है। क्योंकि तालमेल तो राज्य, जिला और ग्राउंड जीरो का होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड जीरो के हालात पर जानकारों की राय उभरती यही है कि पैरामिलिट्री पर ही सारे हालात को काबू में लाने के लिए आखिरी वक्त में छोड़ दिया जाता है। ऐसे में जो सवाल नक्सल प्रभावित इलाकों में सामाजिक आर्थिक तौर पर उभरते हुए राजनीति को प्रभावित करते हैं, उससे अर्धसैनिक बल कभी दो चार हो नहीं पाते। और राज्य पुलिस के जरिए जो जानकारी जमीनी स्तर पर सीआरपीएफ को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। इसके अलावा नक्सल इलाकों में 2 स्तर पर भी काम बिल्कुल नहीं हुआ। पहला, नक्सल प्रभावित इलाकों को कैसे बांधते हुए उनके प्रभावित इलाकों को ही कम कर दिया जाए, और दूसरा, नक्सलियों के फुट सोल्जर में कमी कैसे लाई जाए, यानी जो गांव के गांव या आदिवासी ग्रामीण उनसे जुड़ते हैं उन्हें कैसे रोका जाए। जाहिर है, हथियारों के आधुनिकीकरण से लेकर अर्धसैनिक बलों को मिलने वाली सुविधाओं तले ही अक्सर सारी बहस गुम हो जाती है, जबकि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा यह मुद्दा बिना तालमेल के समाधान पा नहीं सकता। इस तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं, और यही हालात कैसे सक्रियता कम कर देते हैं यह सुकमा में सड़क निर्माण के लिए सीआरपीएफ की 74वीं यूनिट से भी समझा जा सकता है, जो लगातार इस इलाके में हर दिन की तरह निकली जरूर, जबकि होना यह चाहिए कि हर दिन नया रूट और नई रणनीति अपनाते हुए ग्राउंड जीरो की घेराबंदी लगातार होनी चाहिए। ये नहीं हुई। 8 मई को तय की गई है बैठक। नक्सल नीति की पुनर्समीक्षा की जाएगी। अच्छा लग सकता है आपको, गृह मंत्री ने तय किया है, लेकिन 7 बरस पहले 76 जवान जब शहीद हुए थे तब क्या सोचा जा रहा था, तब कौन सी नीतियां थी, तब कौन सा फार्मूला था, उसे भी परख लीजिए और मौजूदा वक्त को भी देख लीजिए, और दोनों को जोड़कर एक साथ जरा इस रिपोर्ट को देखिए। 6 अप्रैल 2010 76 जवान शहीद और 24 अप्रैल 2017 25 जवान शहीद। तो 7 बरस में बदला क्या, सिवाय सत्ता के, सिवाय गृह मंत्री के। और 7 बरस पहले चिदंबरम ने 76 जवानों के शहीद होने के बाद जो 10 पॉइंट फार्मूला तमाम राज्यों के आला अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों के साथ
बैठक में रखे, उसे जानने से पहले मौजूदा गृह मंत्री भी कहीं उसी लकीर पर तो नहीं चल पड़े हैं। इसे सुन लीजिए। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है और कई राज्यों के अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो रायपुर में आखिरी सलामी देने पहुंचे गृह मंत्री ने जानकारी दी कि तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों के आला अधिकारियों के साथ बैठक के अलावे 8 मई को नक्सल पॉलिसी की पुनर्समीक्षा भी की जाएगी। तो फिर याद कीजिए 7 बरस पहले जब दांतेवाड़ा में CRPF के 76 जवान शहीद हुए थे, तब गृह मंत्री चिदम्बरम थे और उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। My responsibility is to see that we have a well-paid, well-fed, well-housed, well-trained, well-equipped and well-motivated police force. और उस वक्त तो संसद चल रही थी और इसीलिए 15 अप्रैल 2010 को संसद के दोनों सदनों में एक दिन नक्सल संकट पर बहस भी हुई, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने नक्सलवाद से निपटने के लिए कई कदमों का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों को 10 सुझाव भी दिए। मसलन राज्य में पुलिस की तैनाती में तेजी लाई जाए और खाली पद तेजी से भरे जाएं, खासतौर से नक्सल प्रभावित इलाकों में। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात अधिकारियों को पर्याप्त प्रोत्साहन राशि देने की भी व्यवस्था हो और रोटेशन पॉलिसी का भी काम हो। नक्सल प्रभावित इलाकों के पुलिस स्टेशनों में सुरक्षा संबंधी तमाम इंतजाम भी हों, मसलन सुरक्षित बिल्डिंग, बैरक, आर्मरी, मेस वगैरह। पुलिस अधिकारियों के एक वर्ग को तुरंत कमांडो और जंगल में युद्ध की ट्रेनिंग भी दी जाए। नक्सल प्रभावित इलाकों में गुप्तचर व्यवस्था हो और उसे और दुरुस्त किया जाए। तमाम पुलिस दल और सुरक्षा बल ऑपरेशन में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का अनुपालन करें ताकि संभावित हमलों को पहले से भांपा जा सके और हमले में कम से कम जवान घायल हों। इतना ही नहीं, यह भी उस वक्त कहा गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, राजस्व जैसे विभाग इलाकों में अच्छी तरह काम करे और नक्सल प्रभावित इलाकों में इन विभागों में कोई खाली पद ना हो। इसके अलावे जो अधिकारी नियुक्त हों उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम हो और इलाके के महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को चिन्हित किया जाए और इन परियोजनाओं को वक्त पर पूरा कराने का एक्शन प्लान भी तैयार हो। लोगों की शिकायत को सुनने और समाधान के लिए व्यवस्था हो, जागरूकता के कार्यक्रम हो ताकि सकारात्मक माहौल बने और लोगों में स्थानीय प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हो जाए। और तो और रणनीति के तहत प्रोपेगेंडा से निपटने का भी जिक्र किया गया। लेकिन 7 बरस पहले के इन तमाम 10 सूत्री फार्मूले को सुनकर लग सकता है अगर वाकई ये सभी लागू हो जाते तो स्थिति ऐसी ना होती। इतना ही नहीं, इस इलाके के हालात भी बदल चुके होते। लेकिन फिर भी कोई राज्य इन रास्तों पर क्यों नहीं चला और केंद्र सरकार ने अगर उस वक्त फार्मूला बनाया तो ये लागू क्यों नहीं हुआ। ये जानने के लिए यह भी समझना जरूरी है कि इन्हीं 7 वर्षों में 925 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और इसी बरस 58 जवान शहीद हो चुके हैं, जिसमें कल 25 जवान शहीद हुए। लेकिन इन सब के बीच आइए जरा इन स्थितियों को भी टटोलें कि आखिर नक्सलवाद कहां से शुरू हुआ, कहां पहुंचा, क्यों पहुंचा, किस रूप में मौजूद है। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इसमें कुछ अतीत की बातों का भी जिक्र है। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी को 1967 में पहचान नक्सली आंदोलन से ही मिली और 17 बरस बाद 1984 में आंध्र प्रदेश के वारंगल के कमलापुरम में नक्सलियों ने कमलापुरम सम्मेलन किया, जिसमें दंडकारण्य को खुले तौर पर परिभाषित किया। और 33 बरस बाद सुकमा में नक्सलियों ने अपनी हिंसा से जतला दिया, उनकी जमीन खिसकी नहीं है। तो नक्सलबाड़ी की ये गलियां नक्सलियों की पहचान रही है और आज संयोग ऐसा, जिस नक्सलबाड़ी से नक्सल आंदोलन ने पहचान पाई, उसी नक्सलबाड़ी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पहुंचकर बीजेपी के पश्चिम बंगाल में विस्तार की नींव रखी। वही नक्सलबाड़ी में मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज यहाँ पर गूंजता हुआ है। तो जिस नक्सलबाड़ी के आश्रय वामपंथी सत्ता में आए और नक्सलबाड़ी की थ्योरी को सिंगूर से लेकर लालगढ़ तक नए तरीके से ममता बनर्जी ने गढ़ा और सत्ता में आ गई, तो उसी मिजाज को नए तरीके से टटोलने बीजेपी भी चल निकली है। और नक्सलवाद का दूसरा पड़ाव कमलापुरम अधिवेशन माना जाता है, जहां 3 दशक पहले 1984 में अधिवेशन हुआ था।
और 3 बरस पहले हम भी वहां पहुंचे, वहां के हालात जानने समझने के लिए। उस दौर में, 30 बरस पहले के दौर में, जब पहली दस्तक नक्सलवाद की हो रही थी, क्या परिवर्तन आया है या फिर विस्तार हुआ है? शेखर जी, आप उस दौर में थे 1984 में, जब कमलापुर अधिवेशन हुआ था जी। तो क्या था उस समय, क्या माहौल था उस समय? ये जो नक्सलाइट्स ने तभी ये जिला का दक्षिण इलाका में प्रवेश किए थे। 2-3 साल का बाद में अपना एक अधिवेशन, रैतु कुली संगठन करके उनका एक संगठन है, वो अधिवेशन ये कमलापुर गांव में लेने का सोच के वो एक प्रोग्राम बनाए थे। और कमलापुरम से निकले नक्सल आंदोलन को बड़ी जगह छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में मिली, ग्रामीण आदिवासी इलाका। जिंदगी यहाँ फिर भी रेंगती और हालात कितने भी बुरे हों, लेकिन आदिवासियों में इस तरह का उल्लास सुकमा में ही देखा जा सकता है। बुआई शुरू होते ही महिलाएं इसी तरीके से नाचते गाते इस इलाके में दिखाई दे सकती हैं। और अब बुआई का वक्त शुरू हो चला है। लेकिन नक्सली इस इलाके की जमीन पर सामाजिक राजनीतिक दखल देते हैं, तो नक्सलियों के खिलाफ इसी इलाके में राज्य सरकार ने सलवा जुडुम का प्रयोग किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नक्सलियों के खिलाफ आदिवासियों को थमाई गई बंदूक को ही जब गलत करार दिया, तो सलवा जुडुम से लोगों के लिए सुकमा में ही सलवा जुडुम के विस्थापितों के नाम पर यह कॉलोनी बनाई गई। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद ने दस्तक तो बेहद खामोशी से दी, लेकिन जैसे ही सलवा जुडुम शुरू हुआ, उसके बाद खूनी हवा बहने लगी। आदिवासियों ने हाथ में बंदूक उठाई और उसके बाद जो डरे हुए आदिवासी थे, वह इस तरीके से, जो आप घर देख रहे हैं, टीन के शेड्स के घर हैं, यह विस्थापितों के घर हैं। और 1-2 नहीं, तकरीबन 1.5 लाख आदिवासी दोरनापाल इलाके में पहुंचे। दोरनापाल इलाके में ही हम मौजूद हैं और यही सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था। और इसी बस्ती से चंद फरलांग की दूरी पर ही कल सीआरपीएफ के 25 जवानों को नक्सलियों ने घात लगाकर मार दिया। और विकास से कोसों दूर इस पूरे इलाके का सच यही है, बीते 17 बरस के दौर में छत्तीसगढ़ में 1110 सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं, जिसमें सुकमा में ही 550 जवान शहीद हुए। यानी आधे से ज्यादा जवानों के लिए सुकमा ही मौत का ग्राउंड जीरो बना। सुकमा के जिस इलाके में कल 25 जवानों को शहीद कर दिया गया, उस इलाके से चंद फरलांग की दूरी पर सीमा रेखा है राज्य की, और एक नहीं 3 राज्य वहां पर मिलते हैं। 3 बरस पहले हम वहां गए थे। उस वक्त दरभा में नक्सलाइट्स ने पॉलिटिशियंस की हत्या की थी, 1-2 नहीं, बहुतेरे राजनेताओं की। और उस वक्त के हालात के बीच आज के हालात को परखें तो जरा यह समझने की कोशिश की जाए, नक्सली इसके बाद क्या भाग चुके हैं? नक्सलियों ने सुकमा के दोरनापाल से जगरगुंडा जाने वाली सड़क पर इसी जगह सीआरपीएफ के जवानों को अपना निशाना बनाया। सवाल अगर जवानों की शहादत का है, तो एक बड़ा सवाल उन नक्सलियों का भी है जो हमले के बाद फरार हो गए। क्योंकि अगर इस वक्त देश के सबसे बड़े दुश्मन हमलावर नक्सली हैं, तो वो हैं कहां? ये सवाल तो है ही। और क्या सीआरपीएफ उन्हें दबोच सकती है या उन्हें मार गिराकर अपना बदला ले सकती है? दरअसल सीआरपीएफ की कोशिश यही है, लेकिन नक्सलियों के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर निकलना कितना आसान है, आइए पहले यह समझ लीजिए। यह इलाका कोंटा का है, आखिरी छोर छत्तीसगढ़ का। यहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर डोंगा घाट है, जो कि मलकानगिरी में आता है और वहां से उड़ीसा शुरू हो जाता है। वहां पर शबरी नदी भी बहती है। और दूसरी तरफ 1 फरलांग या 2 फरलांग पार करते ही यहां पर यह सीमा खत्म होती है और यहां से शुरू हो जाता है आंध्र प्रदेश। यानी कोंटा एक ऐसा इलाका है जहां पे एक ट्रायंगल बनता है 3 राज्यों का, और 3 राज्यों की पुलिस में आपस में कोई संबंध, कोई संपर्क, कोई सूचना का आदान प्रदान नहीं है। और शायद इसीलिए कोई भी घटना अगर नक्सलवाद की छत्तीसगढ़ में होती है, तो उसका मतलब बहुत साफ है कि सीधे तौर पर वहां से नक्सलवादी निकलकर या तो आंध्र प्रदेश की दिशा में जाते हैं या फिर 2 किलोमीटर की दूर पर मलकानगिरी का हिस्सा पड़ जाता है।
घटनास्थल से कोंटा की दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर की है, यानी घंटे भर से भी कम वक्त में कोई भी कोंटा पहुंच सकता है। और कोंटा का मतलब कैसे 3 राज्यों की सीमा है, इसे आपने देख लिया। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि हमलावर नक्सली कहां है या कहां गए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने गांव वालों को अपना शील्ड बनाया, उसके बाद बहुत मुमकिन है कई नक्सली गांव में ही छुपे हों। लेकिन आशंका यह भी है कि वो उड़ीसा या आंध्र भाग गए, जैसा अक्सर बड़े हमले के बाद भाग जाते हैं। और सच्चाई यह भी है कि भागने का सिर्फ रास्ता सड़क मार्ग नहीं, बल्कि नदी भी है। हम बैठे हैं शबरी नदी के किनारे। जाहिर है इसकी खूबसूरती देखकर किसी का भी मन मचल जाए, लेकिन इसका दूसरा सच यह है कि दरअसल शबरी नदी के उस तरफ अगर आप देख रहे हैं तो वह उड़ीसा का इलाका है और हम बैठे हैं छत्तीसगढ़ में। बेहद आसान है इस पार से उस पार जाना, और अक्सर हुआ भी यही है। छत्तीसगढ़ में जो भी लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ हो, सीआरपीएफ पे हमले हुए हों, यह सबसे सरल माध्यम है एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाना। तो सवाल सीधा, जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का भागना इतना आसान है तो फिर नक्सलियों पर लगाम लगेगी कैसे? क्योंकि हमले के बाद जिस वक्त सुरक्षा बल हमले से उबरने या कहे संभलने की कोशिश कर रहे होते हैं, नक्सली चंद किलोमीटर की दूरी पार कर दूसरे राज्य में भाग जाते हैं। और नक्सली समस्या को लेकर राज्यों में ही ना तो तालमेल है, ना ही नियम कायदे एक सरीख है, और ना ही राजनीतिक दलों की सरकार भी एक किसी पार्टी की है। तो राज्यों के नियम कायदे में ही उलझी पुलिस अपने ही इलाके को दुरुस्त करने में जुट जाती है।